नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। पिछला एक साल निवेशकों के लिए अच्छा नहीं था। ग्लोबल अनिश्चितताओं की मार हमारे बाजार और रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो पर साफ पड़ती हुई दिखाई दी। अपने शिखर से निफ्टी भले ही सिर्फ 6.5% नीचे है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप और पोर्टफोलियोज की हालत खराब है। अब 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने को है। नए वित्त वर्ष में निवेशक अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं। इस बाजार और माहौल में क्या पोर्टफोलियो की रिपेयरिंग होनी चाहिए, आपकी ये मुश्किल हम सुलझाएंगे। नए फाइनेंशियल ईयर की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस एएमसी के रिटेल सेल्स हेड रोहित मटूब। रोहित जी, थैंक यू सो मच आज सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल, अब पिछला फाइनेंशियल ईयर खराब रहा, हालांकि इतना खराब भी नहीं था, और अगर आपने ठीक ठाक सेक्टर चुने तो फिर भी ठीक ठाक पैसा बन गया, लेकिन ओवरऑल मोर और लेस ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए ये साल थोड़ा सा लॉस मेकिंग ही रहा। नए साल के लिए, नए फाइनेंशियल ईयर के लिए पोर्टफोलियो अप्रोच क्या होनी चाहिए? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुज फॉर हैविंग मी हियर। आई थिंक ये साल एक ऐसा साल रहेगा जहां पे हमें एक पॉज लेना चाहिए और थोड़ा अपना पोर्टफोलियो देख के रीबैलेंसिंग के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज ये टाइम एक ऐसा है जहां पे इट इज अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड। जो हमारे ज्यादा रिस्की एसेट्स हैं, हमें अपना रिस्क एपेटाइट देख के वो सोचना पड़ेगा कि कौन से रिस्कियर एसेट्स हैं जहां से हमें निकलना है, कौन से एसेट्स ऐसे हैं जहां पे हमें या तो बढ़ाना है या उसको वहां पे स्टेबल रखना है। बिकॉज अभी का जो सिनेरियो चल रहा है और लास्ट 1-2 साल में भी हमने देखा है, बिकॉज ऑफ जितना भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, और दो कुछ कारण है जिसकी वजह से मार्केट उतना अच्छा नहीं कर रहा है और रिस्क बढ़ गया है। आई थिंक ये साल एक रीबैलेंसिंग का साल रहेगा, जहां पे आपको अपना रिस्क एपेटाइट समझना पड़ेगा एंड उसको देखते हुए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस एसेट क्लास में जाना है और मेरा रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैं उसको रीबैलेंस करूं। बिकॉज लास्ट 2 साल से पहले जो 3-4 साल की रैली थी उसमें काफी पोर्टफोलियो शायद इक्विटी की तरफ ज्यादा रुझान हो गए थे। तो दैट दिस इज ये एक टाइम आ गया जहां पे हमें अपना रीबैलेंसिंग देखना चाहिए, कंसिडरिंग कि मार्केट अभी कहाँ है और अगला 2-3 साल कैसा लग रहा है। ओके, तो इसमें अगर इन्वेस्टर्स ये सेंस करें कि मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, तो क्या वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ही रहने वाली है या कुछ और, या वो डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर यही सबसे बड़ा रिस्क रहने वाला है मार्केट के लिए? सो डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर तो आई डोंट थिंक हमें से कोई प्रिडिक्ट कर सकता है, बिकॉज एक अलग ही लेवल का अनप्रेसिडेंटेड चीजें हुई हैं। बट आई थिंक अभी के सिनेरियो में देखें, जो अभी रिसेंट वॉर चल रहा है अभी इन द मिडिल ईस्ट, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड द फैक्ट दैट चाइना यूएस अपनी सुप्रीमेसी को कायम करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, आई थिंक ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रख सकती है हमारे पोर्टफोलियोज को। तो जियोपॉलिटिक्स फॉर श्योर एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए जिसकी वजह से हमें अपना डिसाइड करना चाहिए। एंड ये साल ऐसा है वेयर हम सबको देखना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑफ योर रिटर्न्स प्रेसिडेंस लेने चाहिए। मतलब हमारा स्टेबल रिटर्न्स की तरफ हमें रुझान रखना चाहिए, रिस्कियर एसेट से अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से थोड़ा दूर रहना चाहिए। एंड कहीं पे ऐसा भी हुआ है कुछ चीजों में जहां पे डेट एलोकेशन लास्ट 1-2 साल में बहुत बढ़ गया है, कहीं पे चेरी पिकिंग करने का भी टाइम है। बट यस, जियोपॉलिटिक्स बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा इन द वे हम अपने पोर्टफोलियोज को बैलेंस करें। तो जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो दिस वन बिग जो रिस्क हमारे लिए एज अ कंट्री है कि लास्ट 2-3 साल में आप देखेंगे फ्यूल या क्रूड के प्राइसेस हैव बीन वेरी बेनाइन। उसकी वजह से हमारी बिकॉज हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं फ्यूल के, हम सबको पता है। तो वो हमारे फेवर में था लास्ट 2-3 साल, और अगर ये मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट कुछ और ज्यादा देर चला, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल क्रूड प्राइसेस, और उसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन पे प्रेशर पड़ सकता है। तो वी हैव टू बी, वो एक सेंसिटिव होना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स उसकी वजह से मार खा सकते हैं, एंड बी इन द सेक्टर्स एज यू सेड। आपने भी बोला कि कौन कुछ कुछ सेक्टर्स तो भी अच्छा किए लास्ट एक 1.5 साल में, डिस्पाइट ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स ने अच्छा नहीं किया। तो हमें वो संज्ञान में रखना चाहिए कि क्रूड प्राइसेस अगर ये वॉर और ज्यादा देर चला ऊपर जा सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। हमें वो सब चीजें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन फिर एक सवाल ये उठेगा कि अगर क्रूड प्राइसेस ऊपर आएंगी, रुपये का हमने ऑलरेडी इतना बुरा हाल देखा है, एफआईएस की लगातार सेलिंग है, तो कहीं ना कहीं क्या मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत चैलेंजिंग नहीं हो जाएगा फिर इस साल हमारे लिए? आई थिंक अनुज, एक जो हम सब आए दिन पढ़ते रहते हैं, हम हम्म। सबको पता है कि इंडिया का अपना स्टोरी इज इज वेरी वेरी बहुत ही अच्छा है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, एंड हम अभी भी बहुत ज्यादा कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। एंड
हमारी हिसाब से ये लगता है कि इंडिया कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज अल्टीमेटली क्या सब कंपैरेटिव कंपैरिजंस होते हैं। 1-1.5 साल पहले हम बहुत महंगे हो गए थे अगेंस्ट अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। एज जैसा हम आज बात कर रहे हैं 2 साल बाद, क्योंकि मार्केट्स ने बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया और अर्निंग्स थोड़ी बेटर हुई है, हम बहुत बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन अब वी आर मच बेटर ऑफ जो हम 2 साल पहले थे। एंड सेकेंडली, जो हमारा कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, केपेक्स लेड इकोनॉमी है, वो अभी कायम है। तो if आप मुझसे पूछेंगे, मेरी पर्सनल राय है कि इंडिया बेटर ऑफ है बहुत अन्य देशों के बनिस्बत। तो कोई डाउट नहीं है मेरे माइंड में कि लॉन्ग टर्म जिनका भी व्यू है, जिनके पास 3, 5, 10 साल का निवेश करने का टाइम होराइजन है, इंडिया बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है कंपेयर टू वर्ल्ड। बट यस, हम इंडिया में क्या हुआ है कि लास्ट इतने सालों में हम बहुत हमारा पोर्टफोलियो में सिर्फ इंडियन स्टॉक्स या इंडियन पोर्टफोलियोज है। आई थिंक इट इज टाइम दैट थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके अदर पोर्टफोलियोज में भी इन्वेस्ट करेंगे इमर्जिंग इकोनॉमीज में, बिकॉज बहुत सारे ईटीएफ्स हैं, बहुत सारे एफओएफ्स हैं जहां पे आप बाकी देशों में निवेश कर सकते हैं। थोड़ा रीबैलेंसिंग करके हम वहां पे अपना डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इट विल गिव दैट थोड़ा सा हेज आपके पोर्टफोलियो मिलेगा। बट इंडिया इज अ ब्रिलियंट ग्रोथ स्टोरी फॉर नेक्स्ट डिकेड्स। आई डोंट थिंक हम में से किसी को भी उसमें कोई डाउट है। द ओनली ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर राइट नाउ जो हमें लग रहा है कि क्रूड कैन प्ले अ स्पॉइल स्पोर्ट, उसको हमें ध्यान रखना है। बाकी सब इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। हमारा कंजम्पशन, हमारी ग्रोथ अभी भी 6.5-7% के हिसाब से बढ़ सकती है, जो कि अनुमान है। दैट गिव्स, मतलब और वर्ल्ड में बहुत सारी इकोनॉमीज नहीं है जो उस लेवल पे बढ़। ओके नहीं रोहित जी, जो तो फिर आप जो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो कैसे करें? एलआरएस यूज करें या भारत में ही जो फॉरेन लिस्टेड ईटीएफ्स हैं उनके थ्रू पार्टिसिपेट करें? आई थिंक अगेन वो एक आपके रिस्क एपेटाइट पे निर्भर करता है। दूसरा, एलआरएस ऑब्वियसली उनके लिए बहुत अच्छा है जो फ्यूचर में बाहर जाके इन्वेस्ट बड़ा पैसा करना चाहते हैं या हु हैव रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कैपिटल। आई थिंक इंडिया में बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो इंडिया में रह के भी आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू बाकी देशों में निवेश कर सकते हैं। दैट्स अ बेटर। एंड वहां पे यू डोंट हैव ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कितना पैसा डालना है। यू कैन स्टार्ट विद वेरी स्लो, अंडरस्टैंड कि वो मार्केट्स कैसे कर रहे हैं, थोड़ा उसका टेस्ट लीजिए, देन आप ग्रेजुएट कर सकते हैं एलआरएस और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए बाहर। टिल दैट टाइम जो हमारे पास निवेश के माध्यम अवेलेबल है भारत में, हमें वो यूज करना चाहिए। उससे एक फील लेना चाहिए कि वो फंड्स कैसा करते हैं व्हेन अदर फंड्स डोंट डू वेल। चलिए, इस साल बहुत लोग कह रहे हैं कि एसेट एलोकेशन का साल होगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स उसको कैसे अप्रोच करें? क्या मल्टी एसेट फंड्स एक अप्रोच रहेगी ठीक ठाक, और क्या रिटेल के लिए अच्छा ऑप्शन है? मेरा पर्सनल व्यू हमेशा रहा है कि कोई भी नया क्लाइंट या क्लाइंट जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा नहीं है, मल्टी एसेट से बढ़िया कोई फंड नहीं है। बिकॉज वहां पे एक जो एक्सपर्ट है वो आपके लिए कॉल ले रहे हैं कि कितना पैसा आपका इक्विटी में जाना चाहिए, कितना डेट में जाना चाहिए, कितना कमोडिटीज में जाना चाहिए। एंड वन ऑफ द एक फैसेट ऑफ म्यूचुअल फंड्स जिसने अच्छा किया लास्ट 1 साल, डिस्पाइट मेनी अदर म्यूचुअल फंड क्लासेस ने अच्छा नहीं किया, वो मल्टी एसेट है। एवरेज कैटेगरी एवरेज रिटर्न 26-27% है। बेस्ट फंड्स ने तो 35-35% भी दिया है। बट मुझे लगता है कि जहां पे हम हैं आज की स्थिति में, जियोपॉलिटिक्स के हवाले से या क्रूड के हवाले से या इन्फ्लेशन, जो अगला 1 साल कैन बी चैलेंजिंग अगर ये वॉर ज्यादा देर चला, उसमें मल्टी एसेट एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। बिकॉज रीबैलेंसिंग आपके लिए फंड मैनेजर्स कर रहे हैं। एंड गोल्ड, बिकॉज इतना ज्यादा अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहा, गोल्ड becomes a very very good hedge towards those risks। तो उसकी वजह से बिकॉज इसमें गोल्ड भी रहेगा, एंड आई थिंक फंड मैनेजर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया कि अपने कमोडिटी का शेयर थोड़ा ज्यादा बढ़ा लिया, बीच में कम भी किया, वापस थोड़ा बढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आपको फिर सोचना नहीं है। एक बार ही आपने पैसे आपने निवेश करे अपने पैसे किसी फंड में, मल्टी एसेट फंड में, एक फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट है उस अपने काम का, वो डिसाइड कर लेगा कि उसको कब कितना रिस्क किस एसेट क्लास में लेना चाहिए। तो आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी एंड अकॉर्डिंगली वो फंड मैनेजर डिसाइड और रीबैलेंस करता रहेगा सो दैट आपके रिटर्न्स बेटर। आई थिंक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है एंड टाइम टेस्टेड। मैं बोलता हूँ ये ऑल वेदर पोर्टफोलियो होता है कि आपको कभी भी वो डर नहीं लगेगा बहुत ज्यादा कि मल्टी एसेट में वॉलेटिलिटी कम है, रिटर्न्स भी ठीक ठाक है, तो आपके लिए एक अच्छा निवेश रहेगा। ऑलराइट, चलिए इसी नोट पर इस कॉन्वर्सेशन को एंड करेंगे। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज, थैंक यू। चलिए इस नोट पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे साथ एक और बहुत बड़े एक्सपर्ट, जी हाँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक अथॉरिटी माने जाने वाले आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज। इनसे समझेंगे कि
जो नए जो बदलाव हुए हैं सेबी की तरफ से एमएफ सेक्टर में, वो क्या हैं और आप उनका कैसे फ़ायदा उठाएं? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़े बदलाव की। नए वित्त वर्ष की शुरुआत से जस्ट पहले सेबी ने पिछले महीने एक बड़ा सर्कुलर जारी किया है, कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इसका मकसद है फंड्स को ज़्यादा पारदर्शी टू टू लेबल बनाना। साथ ही सभी का मकसद इन्वेस्टर को सही स्कीम चुनने में आसानी देना भी है। लेकिन इनके इम्पैक्ट क्या होंगे? हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज़ अजीज़ जुड़े हैं। फिरोज़ जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही फिर कि ये जो सेबी ने चेंजेस किए हैं, आम भाषा में हमें समझाएं कि क्या हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अनुज सर, नमस्कार। थैंक्स टू हैव मी विद यू अगेन। पहले तो जैसे आपने कहा कि ये बहुत अच्छा सर्क्यूलर, बड़ा सर्क्यूलर है। इसके काफी सारे चेंजेस हैं। बट ये जो स्कीम रैशनलाइजेशन की अगर हम हिस्ट्री जाने तो 2018 में जो स्कीम रैशनलाइज हुई और जो स्कीमों पे पाबंदी लगी और हर कैटेगरी को क्लियरली डिफाइन किया, उसकी ये और एक मुहिम है उसको और क्लियरली डिफाइन करने की। वो 2018 की जो चेंज थी, दैट इज वन ऑफ द कोर रीजंस व्हाई टुडे वी हैव रीच्ड 75 लाख करोर्स ऑफ एयूएम इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। उसके बगैर हम पहुंच नहीं पाते। तो ये थर्ड या फोर्थ स्टेप है ऑफ रैशनलाइजेशन। तो इसमें क्या फर्क मतलब पहले तो एक सिनॉप्सिस अगर बोलूं तो सेबी ने जो बारीकी पकड़ी है और थीम पकड़ी है वो बहुत अच्छी है और बहुत सेंसिबल है। तो ऑफ कोर्स सेंसिबल होगी, बट एक रीएश्योरेंस मिलता है एज एन इन्वेस्टर और अ डिस्ट्रीब्यूटर। आई गेट अ रीएश्योरेंस दैट द रेगुलेटर इज थिंकिंग सो लॉजिकली। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू और कॉन्ट्रा, ये दोनों कैटेगरी अलग कर दी। पहले ये दोनों सेम में आती थी। तो आप वैल्यू फंड भी रख सकते हैं, कॉन्ट्रा फंड भी रख सकते हैं। वैल्यू वो होती है जहां पे भेड़ चाल मतलब सस्ते में मिले, कॉन्ट्रा भेड़ चाल से परे। ये दोनों के पोर्टफोलियो अलग हो सकते हैं। ऑल वैल्यू इज नॉट कॉन्ट्रा, एवरी कॉन्ट्रा इज नॉट वैल्यू। ये समझना आई थिंक रेगुलेटर की आई वुड अप्रिशिएट इट सिग्निफिकेंटली। फंड मैनेजर सोचता है वैसे सोचा। वन सेकंड, अब अगर आपने दोनों ही रखने हैं तो इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए कि एक एक सेम पोर्टफोलियो को दूसरे रैपर में ओल्ड फाइन इन वाइन इन न्यू बॉटल बोलते ना, वो मत कीजिए। 50% नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। वो सेकंड अच्छा कदम बोला। तो पोर्टफोलियो इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। तीसरा, अगर आप ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं काफी सारे स्कीमों में, तो उसको मैं 3 साल का वक्त देता हूं या देती हूं एज अ सेबी। तो उसको इंटरसेक्शन कम कीजिए, 1 साल में नहीं, 3 महीने में नहीं, 4 महीने में नहीं। तो जो भी नया पैसा भी आए फंड में, अगर वो डिप्लॉय अलग तरीके से हो तो कुछ भी बेचे बगैर भी 50-50 एक फंड मैनेजर ला सकता है। इतना एसआईपी आता है। अगर अगले पैसे नए स्टॉकों में डाले जाएं तो ऑटोमेटिकली द इंटरसेक्शन कम्स डाउन। सो दीज वर सम ऑफ द 3 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रॉमिसिंग रेगुलेटरी चेंजेस। फिरोज जी, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो चिल्ड्रंस फंड, रिटायरमेंट फंड्स बंद किए, इसकी क्या ज़रूरत थी? और इसकी जगह जो लाइफ साइकिल फंड लाया गया, नया ऑप्शन अलाउ किया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी? यस अनुज सर, ये इसकी रैशनलिटी मुझे समझ में नहीं आई कि लाइफ साइकिल फंड्स को बंद करके दूसरे किस्म के फंड्स जो हैं उसको ऐड करने में। ऑफ कोर्स क्या है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने बहुत फायदा उठाया है ये जज्बात के आधार पे बेचने का। जैसे तुम्हारे बच्चों के लिए बेच रहा हूं, तो इंश्योरेंस का आप ऐड देखेंगे, बच्चों तक आते आते उसकी इन्फ्लेशन की वजह से कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती, बट फिर भी वो बच्चों की पढ़ाई के लिए बेचा जाता है। और मैं देखता हूँ क्लाइंटों की मेच्योरिटी होती है वो ना के 10% भी नहीं होती उनकी एजुकेशन के लिए। सो कमिंग बैक, ये जो जज्बात के आधार पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री बेचती है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा देखा होगा शायद सभी ने कि यार यूर सेलिंग लाइफ साइकिल फंड इज बेटर देन रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रंस फंड। सो ये मेरे को भी थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। उसका रैशनल मुझे भी इतना पता नहीं है। बिल्कुल अनुज सर, आपने सही फरमाया कि दिस इज वन थिंग व्हिच आई हैव नॉट बीन एबल टू फैथम। बट यही कुछ होगा, कोई मिस सेलिंग की डर है, क्या है मुझे समझ में इसमें रैशनल इतना क्लियरली पता नहीं लगा। ओके। तो ये जो ट्रू टू लेबल फंड्स है, इनसे आपको लग रहा है कि निवेशकों को अब थोड़ा सा ज़्यादा फायदा होगा एकदम सही फंड चुनने में? यस बिल्कुल अनुज सर, देखो ट्रांसफॉर्मेटरी नहीं होगा, हम्म, ग्रेजुअल छोटे छोटे कदम है ये, बट सही दिशा में है, इसकी सांत्वना है। रेगुलेटर मार्केट से परे या फिर ग्राउंड रियलिटी से परे रूल्स नहीं बना रहे। मार्केट रियलिटी, फंड मैनेजर कैसे सोचना चाहिए डिसिप्लिन से,
डिस्ट्रीब्यूटर को क्या सोचना चाहिए, वो रेगुलेटर सोच के हमें बता रहा है कि इस कदम पे चलो तुम्हारी इंडस्ट्री बढ़ेगी। शॉर्ट टर्म काफी बार पेन दिखता है, एएमसीज को भी दुख होता होगा, डिस्ट्रीब्यूटर को भी काफी दुख होता है, बट ये जो स्केल पे पहुंचे हैं उसमें सेबी का बड़ा श्रेय है। एंड आई एम नॉट फ्लैटरिंग द रेगुलेटर एंड आई सीरियसली फर्मली बिलीव दैट। सो आई थिंक ये जो सेबी की जो चेंजेस हैं, विल इट बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा चॉइस करने में? नहीं, ये एक रेगुलेशन से नहीं, बट बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो जरूर आज भी फर्क पड़ रहा है। देखिए सर, एक चीज बता देता हूं फर्क के इसमें, 2018 में सब लार्ज कैप को एक इंडेक्स बेंचमार्क दे दिया था। उसके पहले सोचिए, सब लार्ज कैप अपना अपना बेंचमार्क चूज कर रहे थे। भाई पासिंग मार्क, एक क्लास में बच्चे बैठे 50, सबकी पासिंग मार्क अलग है, ये कहां से फर्क है? तो उन्होंने कहा भाई ये क्लास कक्षा 5वीं कक्षा है तो सबकी पासिंग मार्क मैथमेटिक्स की 40 की होगी। ये तो बेसिक था, ये भी 2018 का पहले अलग था। सो टीयर 1 बेंचमार्क्स वर डिफरेंट फॉर ऑल एमसीज। तो ऐसे ऐसे कदम लिए गए हैं। क्या वो सबको मिला के एक इन्वेस्टर की लाइफ सिंप्लीफाई हो रही है? अनुज सर, बिल्कुल हो रही है। ऑलराइट, चलिए एक लास्ट टॉपिक पर आते हैं, और वो टॉपिक है जो म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट होती है। हम में से ज़्यादातर लोग उसे पढ़ते ही नहीं हैं, मतलब मैंने भी नहीं पढ़ी कभी आज तक। वो क्यों पढ़नी चाहिए? सर वो पढ़नी इसीलिए चाहिए क्योंकि पढ़ेंगे तो जिज्ञासा आती है। जिज्ञासा आती है तो आप सही प्रश्न पूछते हैं, भले डिस्ट्रीब्यूटर हो या डायरेक्ट एएमसी से खरीद रहे हैं। आज के एआई के जमाने में अगर आप देखते हैं बीटा, आपकी फैक्ट शीट में स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा होता है, डेट की फैक्ट शीट में एवरेज मेच्योरिटी लिखी होती है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन लिखा होता है, ये सब लिखा होता है, तो आपको एक जिज्ञासा मिलेगी कि भाई समझूं, जो भी खरीदूं उसका समझने का कर्तव्य बायर का है। बायर बीवेयर कहते हैं। अब उसको डिलीवर करने के लिए एक इंसान को अगर वो पढ़ेगा तो सही डिस्ट्रीब्यूटर से प्रश्न पूछेगा। अनुज सर, आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सही सवाल पूछ ही लेते हैं। मैं एक आम निवेशक की बात कर रहा हूं कि जब वो पढ़ेंगे तो उनकी जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटर और द एएमसी विल बी वेरी डिफरेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड, आज का एआई का जमाना है, कुछ भी पढ़ते हैं जो समझ में नहीं आता है, मेरे से सरल समझाने वाला तो है ही। आप कोई भी एआई में, चैट जीपीटी में मैं सुबह डाल देता हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, काल्मर रेशियो सिंपल तरीके से समझा, तो आपको समझा देगा। सो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एआई एंड बायर बीइंग क्यूरियस, इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर फाइनेंशियल लर्निंग। ये एक इंटरेस्टिंग बात कही आपने। तो आप भी काफ़ी एआई यूज़ कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को भी यूज़ करना चाहिए फिर एआई अपने ये सब डाल दीजिए अपने लॉन्ग टर्म आपके प्लान्स जो हैं, और वो फाइनल आउटकम्स डाल दीजिए, और एआई आपके लिए म्यूचुअल फंड चुन के दे देगा। ऐसा हो सकता है क्या फिरोज जी? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। अगर वो हो सकता है तो क्या एक डिस्ट्रीब्यूटर उसको यूज करके उस पर और अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल छोड़िए, कॉमन सेंसिकल इंटेलिजेंस भी कुछ चीज होती है, उसके ऊपर सुपर इम्पोज करके आपको दे सकता है? शायद, अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर में वो काबिलियत है तो जरूर। सो कैन इट बी डेलीगेटेड टू एआई? यस। कैन इट बी इफेक्टिवली डेलीगेटेड टू एआई? मे नॉट बी। मैं 11 साल से 7 चीजें दूसरों से हार के सीखा हूं। मुझे समझ में आया कि आनंद राठी गलती क्या कर रहा था म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में, अभी भी सीख रहा हूं। तो क्या वो सीख इनकॉर्पोरेट हो पाएगी ह्यूमन कॉमन सेंसिकल फंड मैनेजर से बात करके, उसकी टोन समझना, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझना, उसका कन्विक्शन समझना, उसको लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग करना, फिर समझ में आता है कि ये फंड रिकवर करेगा या डूबेगा। मेरे पोर्टफोलियो में 14 में से 2 बहुत घटिया स्कीम थी लास्ट ईयर की, उसको ज्यादातर एआई बोलेगा बेच दो। मैं जाके फंड मैनेजर को ऐसे ट्रिक क्वेश्चन पूछूंगा, समझ में आएगा कि बेचना है और रखना है। सो कैन दैट एआई बी डन? आई एम श्योर 5 साल बाद शायद तब मैं उसको यूज करके मेरे क्लाइंट को वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूंगा। होपफुली नाकाम नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए फिरोज जी, हम सभी मार्केट के स्टूडेंट्स हैं और सभी सीख ही रहे हैं, और सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन टॉपिक्स पर अपना व्यू रखने के लिए। तो ये थे आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज़। चलिए, सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आज इतना ही, लेकिन न्यूज़ और व्यूज़ के लिए आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।